हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप जानते हो कि हर सब्जेक्ट का एक तो स्टैटिक पार्ट होता है, उसके साथ ही साथ एक करंट एस्पेक्ट रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आती है स्टैटिक और करंट के बीच में ना जो लिंकेज होता है उसको बनाने के अंदर। अब आप जानते हैं, जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो यहां पर स्टैटिक भी इंपॉर्टेंट है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम करंट एस्पेक्ट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है। और आप जानते हैं हमारी पीडब्ल्यू ओनली है, इसकी बहुत सारी बुकलेट्स आती हैं, जैसे उड़ान स्टैटिक की भी आती है, प्लस उड़ान 500 प्लस, जिसमें आपको करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर इस सेशंस के अंदर ना हम क्या करेंगे, हम उड़ान 500 प्लस को डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपका करंट एस्पेक्ट तो कवर हो ही रहा है, प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि इन करंट अफेयर्स के साथ जो भी आपकी बैकग्राउंड लिंकेज चाहिए होगी, जहां जहां पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होगी, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। तो जो स्टैटिक और करंट का जो ब्रिज होता है ना, वो आपको इन लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि जहां जहां पर यूपीएससी ने इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनको भी मैं साथ में इंटीग्रेट करूं, ताकि आपको ना इकोनॉमी की बहुत अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। तो कोशिश कीजिएगा इन लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखने की, बिल्कुल अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी मिले, करंट एस्पेक्ट भी कवर हो एंड अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाए। दोस्तों, आप सभी जानते हो मुझे एक कोट बहुत पसंद है, बेसिकली मेरी ही है, इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इन लेक्चर्स के माध्यम से ना आपको जो इकोनॉमी के अंदर जो इश्यूज आते हैं, या फिर जो आप फील करते हो कि काफी मुश्किल होती है, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं आपको समझाऊं, ताकि जब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम आए, आप उसके अंदर ये टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, दैट इज विद रिगार्ड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का अंतर आप लोग जानते होंगे। ग्रोथ की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो जाता है। कहने का मीनिंग क्या, कि जैसे अगर कोई आपको बोले कि लेट्स से जीडीपी सर 7% से इंक्रीज हो रही है, 8% से हो रही है, 9% से हो रही है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। पर जब मैं बात करता हूँ ना डेवलपमेंट की, ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मान लो ग्रोथ एक छोटा सर्कल है ना, तो डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीजें आती है, तो डेवलपमेंट एक बड़ा सर्कल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो वहां पर सिर्फ नंबर्स नहीं देखे जा रहे, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जा रही हैं कि लोगों की जिंदगी के अंदर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो डेवलपमेंट के अंदर ना क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी दोनों एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड जब हम बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ की, इसका मतलब होता है समावेशी विकास। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर आपकी ग्रोथ जो हो रही है, वो सारे सेक्टर्स को लिए हो रही है, महिलाओं का भी उसमें है, उसमें गरीबी भी कम हो रही है, हंगर भी कम हो रहा है, एट द सेम टाइम एजुकेशन हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ऐसी ग्रोथ को हम इंक्लूसिव ग्रोथ करते हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास होता है। ऐसी चीज को यहाँ पे आप कह सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज विद रिगार्ड्स टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीति आयोग के द्वारा ना नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज किया गया है। मैं पहले आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखो, दुनिया भर में ना एक इंडेक्स है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये मैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ, दुनिया के लेवल के ऊपर एक इंडेक्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, या फिर इसको कई लोग ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब इसमें पता क्या होता है, ये पहली बात तो ये जानो कि इसको रिलीज करता है आपका यूएनडीपी और ओपीएचआई। ये क्या चीजें हैं, यूएनडीपी इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओपीएचआई इज ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। क्या है, यूएनडीपी एंड ओपीएचआई, ये दोनों मिलकर ना एक इंडेक्स रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब यहाँ पर ना ये देखने के लिए कि दुनिया में किस तरह की पॉवर्टी है, हम अलग अलग आपके पैरामीटर्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसमें एक तो आपके जो 3 इंडिकेटर्स हैं वो है आपकी डायमेंशंस की बात अगर मैं करूं, एक हेल्थ हो गया, एक एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्योंकि देखो, अगर हम पावर्टी सिर्फ ये बोले ना कि कोई इंसान कितना पैसे कमाता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। पर कहीं अब क्या हो रहा है, पावर्टी की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड हो चुकी है। यानी कि गरीब इंसान वो भी है जिसको अच्छी हेल्थ, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। तो इस वजह से हमने ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल
नाम ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर हम पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं। तो एक हेल्थ एस्पेक्ट देख रहे हैं, साथ ही एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ के अंदर क्या होता है, हेल्थ के अंदर आपका न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है। एजुकेशन के अंदर आपके ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गया, स्कूल अटेंडेंस हो गया, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो वहां पर ये 6 पैरामीटर्स आते हैं: कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। इसको अगर आप टोटल काउंट करोगे ना, तो दरअसल में ये 10 पैरामीटर्स बनेंगे। एक्चुअल में क्या है, जब मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो यहाँ पर तो 6 पैरामीटर्स आपके आगे, ये वाले जो हैं। इसके अलावा एजुकेशन के अंदर ये देखने में भले ही 4 हैं, पर ये दरअसल में आपके 2 ही हैं, ठीक है ना। ये एक्चुअल में ये पॉवर्टी तो इनसे मेजर हो रही है, ये स्कूलिंग के तो 2 ही है, ये आपकी जो पॉवर्टी मेजर हो रही है उनसे, ठीक है। तो यानी कि 2 आपके हेल्थ के, 2 आपके एजुकेशन के और 6 आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के। तो इस तरह से 10 पैरामीटर्स या 10 सब इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये कहाँ पर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर, जिसको रिलीज करता है यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई। सिमिलर मैनर के ऊपर ना आपका जो नीति आयोग है, वो भी इस चीज को रिलीज करता है, जिसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब ये नेशनल लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है। ग्लोबल लेवल के ऊपर यूएनडीपी प्लस ओपीएचआई थे, नेशनल लेवल के ऊपर आपका नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग ने क्या किया, ये 10 पैरामीटर्स जो थे या 10 सब इंडिकेटर्स जो थे, वो तो थे ही, इसके अलावा ना 2 चीजें नीति आयोग ने खुद अपनी ऐड कर दी। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर कितने आपके सब इंडिकेटर्स हैं, तो आप बोलोगे सर 12। ग्लोबल वाले के अंदर कितने थे सर, वो थे 10। अब आपके दिमाग में आएगा ये बाकी 2 नई चीजें हमने क्या ऐड कर दी। जो 2 चीजें ऐड करी है ना, उसके अंदर एक तो आता है आपका मैटरनल हेल्थ, ठीक है, जो कि आपका आ गया हेल्थ कैटेगरी के अंदर। उसी तरह से एक चीज आ गई आपकी बैंक अकाउंट, कि बैंक अकाउंट कैसे खुले, ये आ गया आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर। ये अगर इसी पिक्चर के अंदर जाऊं, तो हेल्थ के अंदर मैटरनल हेल्थ इंक्रीज हो गया इन नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आपके बैंक अकाउंट इंक्रीज हो गए। तो इस तरह से टोटल 12 सब इंडिकेटर्स अंडर नेशनल मल्टीडाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, 10 आपके हो गया अंडर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। बाकी अगर आप नोटिस करोगे, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करूं, तो 1/3 वेटेज हेल्थ की दी जाती है, 1/3 आपकी एजुकेशन की हो गया। एंड इस तरह से टोटल आपका अलग अलग वेटेज इसका आपको देखने को मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। इसके साथ ही कुछ कर्व्स के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज यहाँ पे ये है कि जब हम बात करते हैं ना कर्व की, ये कर्व से आने से पहले एक ना छोटी सी करेक्शन करो। आपकी जो उड़ान बुकलेट है ना, वहां पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन को डिफाइन किया हुआ है। अगर आप पेज नंबर 1 ही देखोगे अपनी उड़ान बुकलेट का, पॉवर्टी लाइन को वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो डिफाइन किया जाता है, वो होता है कि एक पर्सन अगर 2.15 यूएसडी पर डॉलर, मतलब यूएस डॉलर पर डे के हिसाब से रह रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो पुअर है। आपके उड़ान बुकलेट के अंदर $1.9 लिखा हुआ है, वो एक्चुअली पुराना डेटा हो चुका है। नया अपडेटेड डेटा क्या है, 2.15। कि अगर मान लो कोई एक पर्सन है विच लिव्स ऑन लेस देन 2.15 यूएस डॉलर्स अ डे, उसको हम बोलते हैं कि वो पॉवर्टी के नीचे है, ठीक है। तो ये पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें हम बात करते हैं हम कुजनेट्स कर्व की। अब ये कुजनेट कर्व क्या है, देखो जब हम बात करते हैं ना कुजनेट कर्व की, इसका ना कुछ इस तरह से हमें ग्राफ देखने को मिलता है, जिसको हम इन्वर्टेड यू भी कह सकते हैं। क्या है ये ग्राफ दिखा रहा है, ये ग्राफ दिखा रहा है एक तरफ इनइक्वालिटी और दूसरी तरफ है इनकम पर कैपिटा। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पर इसका कहने का अर्थ यह है कि मान लो जैसे जैसे एक कंट्री की इनकम बढ़ती है ना, इनकम पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम बढ़ती है, उस स्टार्टिंग में तो क्या होता है, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। पर कुछ टाइम के बाद जब इनकम पर कैपिटा बहुत तेजी से और भी ज्यादा बढ़ती रहती है, तब कहीं ना कहीं उस देश में इनइक्वालिटी कम होती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुजनेट्स कर्व्स के हिसाब से इनइक्वालिटी और इनकम पर कैपिटा का इन्वर्टेड यू आपको देखने को मिल जाएगा। पहले इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, फिर धीरे धीरे करके वो डिक्रीज होती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। साथ में ही ना, ये जैसे मैंने आपको इनइक्वालिटी वाला कर्व बताया, इसी तरह से ना कुजनेट्स कर्व और भी चीजों में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो चलो वही चीज है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज का यहाँ पे होता है, फिर एक पॉइंट के बाद वो टर्न करता है, जब डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाती है तो धीरे धीरे इनइक्वालिटी कम होती है। पर इसी तरह से ना एक कुजनेट्स कर्व आपको इन्वायरमेंट में भी देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है, उसमें पर कैपिटा इनकम को ना इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के साथ लिंक किया जाता है। मीनिंग कि स्टार्टिंग में जैसे मान लो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, उसके साथ साथ ना इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता है। पर
जब पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, लोग एक्चुअल में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फोकस करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं एंड वहाँ से इन्वायरमेंट इंप्रूव करने लग जाता है, यानी कि डिग्रेडेशन फिर कम होती रहती है। तो इस तरह के जो यू शेप्ड कर्व्स हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो इनइक्वालिटी के साथ हो या इन्वायरमेंट के साथ हो, इनको हम कुज़नेट्स कर्व बोल सकते हैं। एक है नॉर्मल कुज़नेट्स कर्व, एक होती है एनवायरमेंट कुज़नेट कर्व। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। साथ में ही लॉरेंस कर्व के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। लॉरेंस कर्व दरअसल में ना आपकी वेल्थ इनइक्वालिटी को दर्शाता है। वो किस तरह से? कुछ इस तरह से, यहाँ पर आपके एक साइड के ऊपर आपकी नेशनल इनकम हो गया, दूसरी साइड है कि पॉपुलेशन प्लॉट करी जाती है। आप एक चीज को इमेजिन करो, यहाँ पर क्या हुआ है, कितने प्रतिशत लोग के पास कितने प्रतिशत देश की इनकम है, उस हिसाब से यहाँ पर इस ग्राफ को प्लॉट किया गया है। अगर मान लो, अगर सारा का सारा पैसा कुछ ही चंद उद्योगपतियों, कुछ ही बड़े लोगों के पास है, तो हम क्या कहेंगे कि उस कंट्री के अंदर वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। पर अगर सबके पास लगभग बराबर सा ही पैसा है, तब हम बोलेंगे कि वहां पर इक्वालिटी है। तो यानी कि ना ये जो ग्राफ ये दिखा रहा है, ये देखो, ये वाला, जैसे ये रेड लाइन वाला देखना, ठीक है। अब यहाँ पर ना इस लाइन के ऊपर कोई भी आप पॉइंट उठा लो, मान लो आपने ये वाला पॉइंट उठाया। अब ये पॉइंट पता क्या दिखा रहा है? ये पॉइंट ये दिखा रहा है कि 20% लोगों के पास 20% देश की नेशनल इनकम है। तो दैट इज शोइंग व्हाट? दैट इज शोइंग कि उस देश के अंदर परफेक्ट इक्वालिटी है। पर अगर मान लो कुछ ग्राफ आपका कुछ ऐसे आता है, इस तरह से, इसका अर्थ पता क्या है? इसका अर्थ ये है कि इतने प्रतिशत, कितने हो गए, मान लो 80% लोगों के पास सिर्फ 10% वेल्थ है। तो ये क्या शो करेगा? ये शो करेगा कि अपने आप में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। ऐसी कर्व जो हम प्लॉट करते हैं ना, उसको बोलते हैं लॉरेंस कर्व। और लॉरेंस कर्व के साथ ही रिलेटेड क्या है आपका? गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट के अंदर क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट के अंदर ना आप एक वैल्यू देखते हो a डिवाइड बाई a प्लस बी। कहने का मीनिंग क्या कि मान लो ये थी आपकी परफेक्ट इक्वालिटी की लाइन, और ये आपकी एक्चुअल वाली लाइन आई, मान लो इस तरह से कुछ। अब यहां पर ये है आपका एरिया ए और ये है आपका एरिया बी। इसके माध्यम से आप गिनी कोएफिशिएंट निकालने की कोशिश करते हो। अब अगर मान लो कि ये जो लाइन थी आपकी, ये वाली जो लाइन थी, अगर आपने इसको इधर ही धकेल दिया जहां पे परफेक्ट इक्वालिटी थी, तो उसमें क्या हो जाएगा? एरिया ए हो जाएगा सर 0, नीचे आएगा 0 प्लस बी। तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी उस केस में? गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू बनेगी 0। तो यानी कि जब गिनी कोएफिशिएंट 0 होता है ना, इसको को क्या दिखाता है? इट शोज कि दुनिया में परफेक्ट इक्वालिटी है। अगर मान लो मैं बोलता हूं सर एरिया बी 0 हो जाए, यानी कि आपका जो कर्व है कुछ इस तरह से मूव करे, उस केस में आप जानते हो सर परफेक्ट इनइक्वालिटी होगी। तो उस केस में आंसर क्या बन जाएगा? a डिवाइड बाई a प्लस 0। वो बन जाएगा a प्लस a डिवाइड बाई a, जो कि हो जाएगा 1। यानी कि ना गिनी कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 शो करता है उस देश में परफेक्ट इक्वालिटी को, और 1 शो करता है परफेक्ट आपकी इन इक्वालिटी को। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। आई होप सारी कर्व्स भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। पॉवर्टी के अंदर ना ये सारी चीजें, लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट और कुज़नेट्स कर्व, ये तो हमने सारी चीजें देख ही ली। इसके अलावा ना पॉवर्टी के अंदर आपको एक दो चीजें और जाननी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग जो कमेटीज हमने यहाँ पे फॉर्म करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत ही फेमस कमेटी है जिसका नाम है वाई के अलग। जी, जो आप सामने पिक्चर देख पा रहे हो, ये योगेंद्र कुमार अलग जी हैं। इनका अभी रिसेंटली अराउंड 1 साल पहले ही इनकी डेथ हुई थी। तो 1979 के अंदर ये वाई के अलग टास्क फोर्स को फॉर्म किया गया था, जिसके माध्यम से इन्होंने देखने की कोशिश करी कि यार कि कौन गरीब है कौन। तो इन्होंने बात करी कि अगर रूरल एरियाज के अंदर अगर हम बात करते हैं 2400 कैलोरीज की, तब उससे नीचे, ये पर डे की बात हो रही है, उसके नीचे अगर कोई है तो उसको बोलेंगे कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। यानी कि अगर मान लो कोई अडल्ट है, उसका डेली वो कितनी कैलोरीज लेता है, अगर वो 2400 कैलोरी से नीचे लेता है तो उसको हम पुअर बोलेंगे। अगर वो 2400 से ऊपर लेता है तो वो पुअर नहीं है। सिमिलरली अर्बन एरियाज के अंदर इन्होंने नंबर दिया 2100 कैलोरीज। इसके साथ ही लकड़ा वाला कमेटी, ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात होती है, और इन्होंने भी यहाँ पे क्लोथिंग एंड शेल्टर को इंक्रीज कर दिया, ऐड ऑन कर दिया इसको, देखते हुए कि कौन पुअर है एंड कौन नहीं है। पर जो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज इसके बाद आई, जैसे फॉर एग्जांपल तेंदुलकर कमेटी, इन्होंने मंथली के ऊपर पर पर्सन एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है एक मंथ के बेसिस के ऊपर वो चीज़ इन्होंने बताई। तो रूरल के लिए वो नंबर निकल के आया था 816, और अर्बन के लिए लगभग 1000 रुपये इनको निकल के आए थे। तो इस तरह से स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस को अपडेट किया जाता है इसके बेसिस के ऊपर। उसके अलावा एक रंगाराजन कमेटी भी है, ठीक है, जो सी रंगाराजन जी हैं, उनके उनकी अध्यक्षता के अंदर ये कमेटी बनी थी, जहां पर इन्होंने फैमिली ऑफ 5 के लिए मंथली एक्सपेंडिचर की बात करी। तो रूरल एक्सपेंडिचर ने बात करी 4860 एंड अर्बन एक्सपेंडिचर ने बात करी 7035।
ये थोड़ा थोड़ा सा बेसिक फर्क है, हालांकि ये स्टैटिक का ही पार्ट है, बट आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, इट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, FII इंडेक्स। क्या है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स? पहली बात तो आप ये जानो कि जब हम बात करते हैं ना, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके द्वारा 2021 के अंदर इस इंडेक्स को निकाला गया। पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि ये देखा जा पाए कि देश भर के अंदर कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। अब आप बोलोगे सर कैसे चेक करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है? वो चेक करेंगे हम 3 पैरामीटर्स के बेसिस के ऊपर, जिनके नाम क्या है? एक्सेस, यूजेज और क्वालिटी। दीज आर द 3 ब्रॉड पैरामीटर्स जिसकी वजह से हम यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन को मेजर करते हैं। एंड इनकी भी अपने आप में खुद की इंपॉर्टेंस है। जैसे एक्सेस को वेटेज दिया जाता है 35%, यूजेज को वेटेज दिया जाता है 45% एंड आपके क्वालिटी को वेटेज दिया जाता है 20%। क्या मतलब है इन सभी चीज़ों का? एक्सेस के अंदर देखा जाता है कि आपके पॉइंट ऑफ सर्विस कितने हैं, जो जैसे डिजिटल पॉइंट ऑफ सर्विस, फिजिकल पॉइंट ऑफ सर्विस, उसके माध्यम से एक्सेसिबिलिटी को चेक किया जाता है। कितना यूज एक्चुअली कितने कर रहे हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के पास कितना, अडल्ट्स का कितना क्रेडिट है, कितने के पास इंश्योरेंस है, रेमिटेंसेस के लिए कैसे यूजेज हो रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। एंड आखिरी है ग्रीवांस रिड्रेसल का मैकेनिज्म। ठीक है, अगर आपकी कुछ शिकायतें होती हैं तो वो कितना आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी थोड़े देखे जाते हैं कि कितनी कितनी फाइनेंशियल लिटरेसी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को निकालने के लिए RBI के द्वारा यूज़ करी जाती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये हर साल आता है, एनुअली इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। तो यहाँ पर फोकस रहता है बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल, पेंशन सेक्टर, इन सभी चीज़ों के ऊपर। अगर तो मान लो ये जो स्कोर आता है, ये स्कोर आता है 0 से लेके 100 के बीच में। अगर ये 0 है स्कोर, इसका मतलब बिल्कुल एक्सक्लूजन है, किसी को कोई आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिल ही नहीं रही हैं। पर अगर ये नंबर 100 आ गया, इसका मतलब है कि फुली फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पे हो चुका है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी देखो हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो उसमें ना कुछ बेस ईयर होते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स का कोई भी बेस ईयर आपको देखने को नहीं मिलता। देयर इज नो बेस ईयर इन दिस केस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। हम बेसिकली ना कोई बेस ईयर नहीं मान रहे, क्योंकि एक्चुअली आप नोटिस करो, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर दिन के ऊपर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया था। वो तो सदियों से, मतलब कई सालों से ही, कई दशकों से ये चीज चली आ रही है। हम बस ये देखना चाह रहे हैं कि आज के समय फाइनेंशियल इंक्लूजन कहाँ पर पहुंचा हुआ है, इसलिए इसका कोई बेस ईयर यहाँ पे नहीं लिया गया। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट जो चीज हमें और पता होनी चाहिए, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका अंतर्दृष्टि। कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि अंतर्दृष्टि अभी न्यूज में था, इसका मीनिंग क्या है? अंतर्दृष्टि एक तरह का क्या है, ये एक डैशबोर्ड है। ठीक है, अब देखो ये जो डैशबोर्ड है ना, ये हम नहीं देख सकते, ये RBI का इंटरनल यूज के लिए है। वो खुद के यूज के लिए इसको देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वो देखना चाहते हैं कि जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, उसके जो की मैट्रिक्स हैं, की इंडिकेटर्स हैं, उनके अंदर क्या-क्या समय के ऊपर बदलाव आया है। तो इसके माध्यम से ना वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को गॉज करने की कोशिश करते हैं। तो अंतर्दृष्टि एक मैकेनिज्म हो गया RBI का, जो उनके इंटरनल यूज़ के लिए किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है इस डैशबोर्ड को, जिसके माध्यम से की मैट्रिक्स और इंडिकेटर्स को RBI यहाँ पे ट्रैक करने की कोशिश करता है, ये चेक करने के लिए कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कितना इम्पैक्ट एंड कितना चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपने आप में बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। इसको कभी और भी हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये आपका किया जाता है आपके NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। कब? 5 साल के बाद। 5 साल को क्या बोलते हैं? क्विनकेनियल सिस्टम भी यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पर देखा जाता है कि आपके जो भी हाउस होल्ड्स हैं, बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, वो कितना आप खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से उनके स्पेंडिंग पैटर्न यहाँ पे नोटिस किए जाते हैं। आपका फूड के ऊपर क्या खर्चा है, गुड्स के ऊपर क्या खर्चा है, सर्विसेज के ऊपर क्या खर्चा है, नॉन फूड आइटम्स के ऊपर क्या खर्चा है, उसके हिसाब से डेटा को यहाँ पे गैदर किया जाता है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। देखो, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को ना बजट 2023-24 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ टूल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्या है इस चीज़ का अर्थ? देखो, इस चीज़ का अर्थ बहुत ही सिंपल सा है। जैसे मान लो कोई महिला है या फिर कोई गर्ल चाइल्ड है, वो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के माध्यम से ना किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर, पब्लिक सेक्टर बैंक या फिर क्वालिफाइड प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर
इस महिला सेविंग सर्टिफिकेट को ओपन करवा सकती है। कहने का मीनिंग क्या हुआ? देखो एक्चुअल में ना महिलाओं को एम्पावरमेंट करना है, तो हम चाहते हैं कि अगर वो सेविंग करें ना, तो उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले। ये यहाँ पे फ़ोकस है। तो यहाँ पर ना एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है कितना? 7.5% पर एनम का। तो ये वाला जो चीज़ है, ये 2 साल के लिए आपको देखने को मिल जाएगी और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप इसमें 2 लाख रुपए तक की कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। मैक्सिमम अमाउंट 2 लाख का, मिनिमम डिपॉज़िट अमाउंट ₹1000, एनुअली कंपाउंड होगा 7.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लोगों के दिमाग में एक सवाल और आएगा, सर अगर किसी को पैसों की ज़रूरत होगी, तो क्या पहले भी निकाल सकता है? द आंसर इज़ येस। इस केस में आपका पार्शियल विथड्रॉल अलाउड है। मान लो कभी कुछ ज़रूरत पड़ जाती है ना कई बार पैसों की, तो बीच में भी कुछ पैसे को यहाँ पर निकाल सकते हो। अब ये जो पर्टिकुलर जो पैसे की हम बात कर रहे हैं ना, अपने आप में ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, ठीक है? पर कहीं न और साथ ही साथ कहीं न कहीं डिपेंडेबल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो बेसिकली क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो डेफ़िनेटली ये इन्वेस्टमेंट आपकी रिस्क फ्री हो जाती है एंड क्योंकि 7.5% का पर एनम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कंपाउंड एनुअली, तो एक तरह से आपको जो रिटर्न्स होते हैं, वो आपको गारंटीड रिटर्न्स होते हैं। इसके अलावा पैसा बस आपको एक बार ही देना है, तो दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ वन टाइम इन्वेस्टमेंट विद अ टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, राइट? तो किसी महिला को या गार्जियन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वो कितने मर्ज़ी अकाउंट्स ओपन कर सकती हैं। जो दूसरा अकाउंट ओपन होगा, वो कम से कम 3 महीने के गैप के ऊपर ओपन होगा। बाकी टीडीएस वगैरह इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न करोगे, वो डिडक्ट नहीं होगा। यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज़ थिंग्स। साथ में ही तो इस तरह की जो बेसिकली स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती है ना, वो इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि सेफ एंड अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिए जा पाएँ, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पब्लिक के लिए, ताकि उनको रिसोर्सेज़ को भी मोबिलाइज़ किया जा पाए एंड उनको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पाएँ। तो आपकी सरकार हो गया या पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस तरह की स्कीम्स को रन करते हैं और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी ऑपरेट करने की कोशिश करी जाती है। यहाँ पर जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो तो सरकार ही तय कर रही है, पर जनरली जब हम बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स की, तो या तो बैंक हो गया या आपकी सरकार हो गया, इसको अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए एंड उसको समय-समय के ऊपर ऊपर या नीचे भी किया जा सकता है। इसके अलावा ना आपकी अलग-अलग तरह की और भी स्कीम्स जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, जहाँ पर आप अपने पोस्ट ऑफिस के अंदर पैसा जमा कराते हो, उसको इन्वेस्ट करते हो एंड आपको हर महीने कुछ ना कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर भी क्या है कि लो रिस्क है और फिक्स्ड रिटर्न है। इसको भी आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हो, तो अपने आप में गवर्नमेंट बैक्ड आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से ना बहुत सारी आपकी अलग-अलग जैसे आपने पीपीएफ सुना होगा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, तो 1968 में सरकार ये लेके आई थी। लॉन्ग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे आपकी टैक्स भी बचता है आपका, सेफ्टी भी है, रिटर्न्स भी अच्छी हैं। तो ये सारे अलग-अलग मैकेनिज़्म्स हैं। आपने सुना होगा ना सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट हो गया। ये सारे आपको स्मॉल सेविंग स्कीम्स आपको कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएँगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समर्थ कैंपेन के बारे में समझ लेते हैं। देखो पहले ना आप एक बार फुल फॉर्म समझ लो समर्थ कैंपेन की, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। समर्थ कैंपेन का अर्थ है सशक्त महिला, आत्मनिर्भर राष्ट्र। देखो, एक्चुअल में ना यहाँ से लग रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। आंसर इज़ येस, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर एक्चुअल में मेन चीज़ क्या है? डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को प्रमोट करना और क्योंकि डिजिटल ट्रांज़ैक्शन का मेजर फ़ोकस आपकी महिलाओं के ऊपर है, इसीलिए इसका नाम है सशक्त महिला, आत्मनिर्भर भारत। तो आपको ध्यान यही रखना है कि समर्थ कैंपेन के माध्यम से डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को 50,000 ग्राम पंचायत के अंदर प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है? हालाँकि ये टारगेट हमारा इससे भी ज़्यादा है। स्टार्टिंग फ़ेज़ के अंदर हम 50,000 ग्राम पंचायत के अंदर ये करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर ख़ासकर इसका फ़ोकस रहेगा। तो इसको लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। मेजर काम इसका यहाँ पे आपको रूरल डेवलपमेंट का ही देखने को मिल जाएगा। सेविंग्स का ना एक कल्चर नहीं होता लोगों के अंदर, पर उस कल्चर को इसके माध्यम से क्रिएट करने की कोशिश है एंड फोकस ये रहेगा कि मेजर फोकस आपकी महिलाओं के ऊपर रहे। महिलाओं के ऊपर फोकस रहेगा तो आपकी जो रूरल कम्युनिटी है, उनको एम्पावर आप लोग अच्छे से कर पाओगे। साथ में जब भी हम बात करते हैं ना रूरल एरियाज़ की, तो आप जानते हो नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
यहाँ पर उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है? तो ये समर्थ कैंपेन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो ध्यान रखना, समर्थ कैंपेन है डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के रिगार्डिंग। एक आप लोगों ने ना शायद कई बार समर्थ स्कीम सुनी होगी। जब ये समर्थ स्कीम की बात होती है ना, तो ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ लिंक करती है। तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना, समर्थ स्कीम टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ है, समर्थ कैंपेन आपका डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के साथ डील करता है, जहाँ पर महिलाओं के ऊपर स्पेसिफिक फ़ोकस रहेगा कि वहाँ हम रूरल एरियाज़ के अंदर डिजिटल ट्रांज़ैक्शंस को मैक्सिमम प्रमोट कर पाएँ। ठीक है? तो दोस्तों ये कुछ आज का हमें टॉपिक डिस्कस करने थे। आज के डिस्कशन के बेसिस के ऊपर मैं कुछ आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगता रहे कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है एंड आपको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी एमसीक्यू की होती रहे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूपीएससी ने हमसे 2012 में पूछा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है यूएनडीपी का जो हमने आज डिस्कस भी किया, उसके अंदर क्या-क्या कवर होता है। देखो 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए और हमने इनको तो पढ़ा भी था। ये वाला डायग्राम हमने यहाँ पे इसके माध्यम से हमने पढ़ा भी था। तो आप देखोगे कि हाँ सर, एजुकेशन, हेल्थ, एसेट्स ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली इसके अंदर इंक्लूड होती थी। पर परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल या फिर कितना बजट डेफिसिट एंड जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये तो नहीं था। ठीक है? ये तो हमने यहाँ पे देखो कहाँ पर लिखा है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा। तो इस वजह से काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था जिसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली। यूपीएससी ने इसी तरह से 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी गिवन ईयर के अंदर ऑफिशियल पॉवर्टी जो लाइन्स होती हैं, वो कुछ स्टेट्स में ज़्यादा होती हैं, मतलब हायर होती हैं, कुछ बाकी स्टेट्स के मुकाबले में। ऐसा क्यों? देखो आप एक बात खुद देखो, जब भी हम बात करते हैं गरीबी की, तो गरीबी का रिलेशन कहीं न कहीं वहाँ की महँगाई के साथ भी होगा। हो सकता है ना कि यार कोई भी मान लो अगर आप कंपैरिज़न करोगे लेट्स से बिहार का वर्सेस नागालैंड या फिर महाराष्ट्र का नागालैंड के साथ, तो यहाँ पर आपके पॉवर्टी लाइन्स में चेंजेस होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों जगह के ऊपर जो प्राइसेज़ के लेवल हैं, वो अलग-अलग होंगे और वो अलग होंगे, तो कहीं न कहीं उस हिसाब से आपकी पॉवर्टी लाइन्स अलग-अलग निकल के आएँगी ही आएँगी। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा एक मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूँ पॉवर्टी के रिगार्डिंग। यहाँ पूछा गया है कि इनमें से कौन-सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग पॉवर्टी। यहाँ 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं रिलेटिव पॉवर्टी का और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का। देखो, एब्सोल्यूट वर्ड ही क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो यानी कि ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज़ ही नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस जिसको बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? किसी और के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर मान लो कि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, पर जब आप अपने दोस्तों को, अपने आस-पास की सोसाइटी को देखते हो, उनके पास अगर ज़्यादा रिसोर्सेज़ दिखते हैं, तो आप अपने आप को उनके मुकाबले में रिलेटिवली अपने आप को पुअर मानते हो। तो एक्चुअल में ना दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे इंटरचेंज्ड है। रिलेटिव पुअर क्या होता है? कोई ऐसा पर्सन जो कि बाकी और लोगों के द्वारा चीज़ें एन्जॉय करी जा पा रही हैं, उसके पास वो नहीं है, उसको बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि मेजर जो मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस है, वो भी उसके पास नहीं है। तो एक्चुअल में यहाँ पे दोनों के दोनों गलत हैं। पर क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है? यूपीएससी ने इसके अलावा 2018 में ये क्वेश्चन एक पूछा था, जहाँ पर पूछा था कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डज नॉट कोनेट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहने का मीनिंग क्या कि देखो आपकी ग्रोथ तो हो रही है, पर कैपिटा रियल जीएनपी बढ़ रही है, पर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बढ़ रही। मैंने आपको क्या बताया था? डेवलपमेंट और ग्रोथ के बीच अंतर आपको बताया था। ग्रोथ हो रही है पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। कहीं ना कहीं कब होती है ऐसा चीज कि मान लो भैया आपकी जीडीपी ऊपर जा रही है, पर वहाँ के लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, बेरोजगारी है, गरीबी है वहाँ के लोगों के ऊपर, तो उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ना मैंने यहाँ पे दे भी रखा है। एक यूपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था 2018 के अंदर, हालांकि अब तो ये नंबर्स वगैरह रेलेवेंट नहीं रहे, पर फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जैसे इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर। जब भी हम बात करते हैं ना इस तरह से स्टेडीली स्टेडीली वर्ड की, इसका मतलब होता है कि हर साल वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। तो नॉर्मली इस तरह का पैटर्न बोलना कि हर साल हाँ ग्रोथ रेट ऊपर ही जा रही है पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर, ये बहुत ही कम लाइक्लीहुड होता है। इवन अगर आप नंबर्स भी देखोगे ना, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस, कभी मान लो 6% से बढ़ी, फिर 5.5, फिर 7.5, तो ऊपर नीचे ग्रोथ रेट होती रहती है। तो ये चीज़ होना कि हर साल ऊपर ही जा रही है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत स्टेटमेंट लगता है। उसी तरह से ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम वो भी स्टेडली इंक्रीज होना, ये भी अपने आप में गलत है। तो पुराने डेटा देखोगे तब भी गलत थे, आज के डेटा के हिसाब से भी ये स्टेटमेंट्स गलत ही रहेंगी। तो इनकरेक्ट आपके कौन से, सॉरी करेक्ट कौन से हैं? कोई भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप मेरी ये जो कोशिश है कि इकोनॉमी जो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसको हम
जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते रहें, और जो आपको टफ लगता है ना, वो टफ अब आपको लगेगा नहीं। तो आने वाले सेशंस के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे टॉपिक्स आपको इसी तरह से कंप्लीट डिटेल के साथ पीवाईक्यूज के साथ लिंकेज करते करते मैं आपको पढ़ा दूं, ताकि आपको जब एग्जाम आए तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी रहें। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलेंगे फिर किसी और लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।